के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा आरसीए में घोटाले का खेल है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली पूर्व कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के खिलाफ गुरुवार को धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया है। इनमें पूर्व सचिव भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा और संयुक्त सचिव राजेश भड़ाना के नाम शामिल है। इसके साथ ही 363 पेज की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है। इनमें स्टेडियम के निर्माण से लेकर आईपीएल मैच के दौरान घोटाले भी शामिल हैं। आखिर ये घोटाला कैसे हुए, किसके कहने पर यह खेल हुआ, इसी पर करेंगे आज चर्चा। आरसीए में घोटाले का खेल, गंभीर धाराओं में केस दर्ज। स्टेडियम निर्माण से लेकर आईपीएल के दौरान घोटाले शामिल। हमने अनियमितताएं जो है वो पकड़ ली, अब पुलिस के सामने रख दिया है। पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जांच कमेटी का दावा, 3 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत। पुलिस पता लगाएगी किसके कहने पर हुआ फर्जीवाड़ा। जिन लोगों ने साइन किया, जिन लोगों ने टेंडर दिए हैं, जो उस कमेटी के अंदर थे, वो पूरी तरह से दोषी होंगे और वो हमने सारे जो है उनको प्रूफ दे दिए हैं और जो भी वो उसी प्रकरण की जांच करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए। आरसीए में घोटाले का खेल। तो आरसीए में घोटाले के खेल को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए विकास सोमानी जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धर्मवीर सिंह एडहॉक कमेटी के मेंबर हैं, शिकायतकर्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत धर्मवीर जी आपका। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले धर्मवीर जी, आप ही का हम रुख करते हैं, चूंकि शिकायतकर्ता भी हैं। जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए और बताइए, जो 363 पन्नों की आपने जांच रिपोर्ट सौंपी है, किस तरीके से आरसीए में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। राजस्थान की पूर्व कार्यकारिणी जिसके अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत जी थे और सेक्रेटरी भवानी सामोता जी, जॉइंट सेक्रेटरी राजेश भड़ाना, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी, इनकी फारूक अहमद मेंबर थे। उनको उस कार्यकारिणी को भंग कर करके की शिकायत, उनके खिलाफ शिकायत पाई गई थी। शिकायत के आधार पर जी धर्मवीर जी, ठीक है, मुझे लगता है कनेक्शन नहीं यहाँ पर सही आ रहा है। धर्मवीर से हम फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विकास सोमानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास सोमानी जी, भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था 2021 से लेकर 23 तक। अब सवाल यह है, चूंकि आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार चलाती है, क्या यह माना जाए कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? देखिए, आरसीए में लगातार घोटाला चलता आ रहा था। पूर्व में भी कई बार इसमें चाहे राजनीतिक विवाद हो, चाहे प्रशासनिक विवाद हो, विवाद होते रहे। जब वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष रहे, जब से लगातार चाहे खेल परिषद के रूप में आरसीए को पैसा देना हो तो करोड़ रुपए वहां बाकी थे और लगातार अनियमितताएं होती जा रही थी। 22 फरवरी को जब इनका एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा था खेल परिषद का और आरसीए का, उसके बाद से 28 मार्च के बाद से जब एडहॉक कमेटी का गठन हुआ और एडहॉक कमेटी के बाद लगातार जयदीप बियाणी जी जो एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष भी और वो लगातार कोरस्पोंडेंस करके एडहॉक कमेटी इनसे जवाब मांग रही थी कि जो अनियमितताएं वैभव गहलोत जी के अध्यक्ष रहते समय जो लगातार हुई, उन अनियमितताओं के बारे में जवाब, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। 100 दिन की लगातार जांच के उपरांत जब यह पाया गया कि करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हो गया और करोड़ों रुपए इन्होंने इस तरह से लुटा दिए कि उन फर्मों को भी टेंडर दे दिया कि जिनके जीएसटी नंबर भी नहीं थे। स्पोर्ट एक्सेल नाम की एक फर्म है और चकदे एंटरप्राइजेज जो फर्म कपड़े का व्यापार कर रही है, उनको आप
कैटरिंग का ठेका दे रहे हैं। इस तरह की जो अनियमितता इसमें बहुत बड़ी हुई। और जो दिल्ली रोड पे जो एक चौक के नाम से स्टेडियम था, उस स्टेडियम का बजट बढ़ा के 200 से 300 करोड़ करके, मतलब जगह जगह करोड़ों रुपए के इसमें घोटाले नजर आए। और आप देखें कि जो टाटा के नाम से जहां सर्विस सेवाएं ली जाती थी, वहां से डीबी प्राइवेट के नाम से जो कंपनी उसको सेवाएं दी, और 153 करोड़ का। ये आप देखेंगे कि लगातार इसमें घोटाले पे घोटाले होते रहे और अनियमितता पे अनियमितता इस तरह से होती रही कि पूरी इसकी ऑडिट और जांच करने के बाद ये पाया गया। जब पाया गया तो ये एक मुकदमा थाने में दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर यानी कि दर्ज हो चुकी है। 363 की लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो तैयार की गई ऑडिट के दौरान। धर्मवीर जी एक बार फिर मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए। धर्मवीर जी बताइए कैसे भ्रष्टाचार के चौके छिक्के लगाए गए हैं क्रिकेट के पिच की जगह भ्रष्टाचार की पिच पर। सबसे बड़ा घोटाला तो आरपीएल के दौरान लाखों करोड़ों रुपए का हुआ। उसके अंदर खिलाड़ियों के नाम पर एक टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है, खिलाड़ियों तक और उनके सपोर्टिंग स्टाफ और एम्पायर तक पैसा ही नहीं पहुंचता है। और जो उनके लाभ की जो कंपनियां थी, उन कंपनियों को टेंडर दे दिए गए। कुछ कंपनियां तो ऐसी थी जो 1 महीने पहले ही बनाई गई आरपीएल के। साफ साफ दिख रहा है कि किस मुद्दे को लेकर के इन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था और क्या हित इन्होंने प्राप्त किया। जांच की गई, जांच के अंदर 363 पन्नों की जो जांच जो है स्वतंत्र हमारी जो संस्था थी उसके द्वारा कराया गया। उसके अंदर इनके काफी घोटाले पाए गए। स्टेडियम के निर्माण के अंदर भी 160 करोड़ रुपए का जो है भुगतान कर दिया गया। इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको एडवांस भुगतान किया गया। जांच के अंदर काफी घोटाले ऐसे भी पाए गए कि खिलाड़ियों को एक जब पेंडेंसी उनकी निकाली गई, किस चीज का पैसा बकाया है, आरपीएल के अंदर किस बात का कर्जा है, पर खिलाड़ियों के नाम का भुगतान जो है आरपीएल का कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इन खिलाड़ियों को इतना पैसा देना है। सबसे बड़ा अन्याय खिलाड़ियों के साथ में, खेल के साथ में हुआ है। धर्मवीर जी, खिलाड़ियों का हक मारा गया है, वो खिलाड़ी जो पसीना बहाते हैं क्रिकेट में। लेकिन ये बताइए कितना बड़ा घोटाला है, कितने रुपए का घोटाला है ये? कम से कम आप ये मानिए कि अभी तक पूरा जो स्टेडियम का निर्माण और आरपीएल इन सबको लेकर के यदि कहा जाए तो लगभग 100 से 200 करोड़ के बीच का घोटाला है ये। बहुत बड़ा घोटाला। और अब ऐसे में यशवर्धन जी आपका पास मैं रुक करूंगी। यशवर्धन जी, सवाल तो आप पर उठेंगे क्योंकि बीजेपी फिर यूं ही नहीं कहती है कि कांग्रेस जब भी आती है भ्रष्टाचार हो जाता है। 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला दिख रहा है ये। जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को पहले बता देता हूं कि एडहॉक कमेटी का मुख्य काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट SLP 6689 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एडहॉक कमेटी डे टू डे के काम करेगी केवल, और 3 महीने में इनको चुनाव करवाने थे। इन्होंने 3 महीने में कोई चुनाव नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एडहॉक कमेटी जिला संघों को भंग नहीं कर सकती। इन्होंने हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिला संघ भंग कर दिए। इसका मतलब एडहॉक कमेटी का जो स्तर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। दूसरा, रजिस्ट्रार जो है खेल संघ का, जो स्पोर्ट्स एक्ट में है कि रजिस्ट्रार किसी भी वित्तीय अनियमितता की जांच करेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगा। ये रजिस्ट्रार के पास भी नहीं जाते। इनको काम जो करना था वो चुनाव करवाने थे, लेकिन ये पूरा राजनीतिक जो मंच है इनका पूरा जो उपक्रम है वो केवल आरसीए पर कब्जा करना है। अब देखिए इन्होंने जल्दबाजी क्यों की। 16 तारीख को चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस इश्यू पर सुनवाई कर रहे हैं और हो सकता है उस दिन फैसला आ जाए। तो इन लोगों को डर इनकी जो टेम्परेरी। एक बात बताइए, जो नियमों का आप हवाला दे रहे हैं, क्या ये नियम कानून चलाने वाली पुलिस नहीं जानती? एफआईआर दर्ज हो गई ना सर। कानून चलाने नहीं, एडहॉक कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। इनके जो मन में आपको लिख दिया। अरे तो चैलेंज कीजिए ना आप, किसने आपको रोका है? लेकिन जो ऑडिट हुई, जो आरोप लगे उस पर तो आपको जवाब देना होगा ना। एडहॉक कमेटी है, डे टू डे काम करने हैं। ये कौन होते हैं ऑडिट करने वाले? रजिस्ट्रार के पास जाते, रजिस्ट्रार ऑडिट करते, रजिस्ट्रार फिर अपनी रिपोर्ट देते। ये टेम्परेरी बॉडी है, इनका अधिकार ही नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पहले तो पूछ लीजिए इनसे। नहीं पहले मैं आपको एक बात कि हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर को हमने भंग नहीं किया है। हमने उनको भंग नहीं किया है। वहां पर जो उनके जो क्लब मेंबर थे उन लोगों ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर वहां पर नई कमेटियां बनी और उन्होंने चुनाव कराए। हमने केवल वहां पर चुनाव में अपना प्रतिनिधि भेजा है। हमने पता होना चाहिए। नहीं सकते आप चुनाव में प्रतिनिधि भी नहीं भेज सकते अपना। नहीं कौन से नियम के अंदर कह सकते चुनाव? एक चीज बताइए, किसी यशवर्धन जी आप हमें ये बताया किस जिले का चुनाव क्यों है?
आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार का काम था ऑडिट करना, एडॉक कमेटी का काम कब से हो गया, ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन जो ऑडिट में रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है पुख्ता सबूत हैं। आप ये सोचिए जो कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है उन्हें टेंडर दिया जा रहा है, जिस कंपनी ने कभी खेल गतिविधियां नहीं की उसे टेंडर दिया जा रहा है। आईपीएल में घोटाला हो रहा है, ओडीआई में घोटाला हो रहा है। आप ये बताइए जिस एडॉक कमेटी की वही नहीं है, कोई इकबाल ही नहीं है, वो केवल डे टू डे काम करने के लिए बनाई गई थी और 3 महीने में चुनाव करवाने थे। इनसे तो आपके मुताबिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? आपके मुताबिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? इनसे पूछिए इनका मुख्य काम क्या था। नहीं, आप पहले मुझे बताइए आपके मुताबिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप ये बताइए। आप ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक 1 रुपया के भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ 2021 से लेकर 23 तक। लिख के थाने में दे देंगे, इमेजिनरी कुछ भी लिख के थाने में दे देंगे, अच्छा, और हम उसको गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ मान लेंगे, अच्छा, उसकी जांच हो जाने दीजिए, वही पता लग जाएगा कितना। ठीक है धर्मवीर जी, आप लोगों ने कहा पुख्ता सबूत है। नहीं, अब यहाँ पे जरा यशवर्धन जी को जवाब दीजिए। पहले वो कह रहे हैं कि ये आप कुछ भी राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं और कुछ भी आप लोग लिख के दे रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं इसमें। पूरी 100 दिन की जांच आपने दिए ना पुलिस को, पहले बताइए। बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट और जांच के पश्चात हमने जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट हमने दी है और पुलिस को कहा है कि ये हमारे एविडेंस है और ये चीजें, इसके ऊपर आप जांच कीजिए, यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा दिलवाइए। हमने उनको ये कोई अभियुक्त करार नहीं दे दिया, हमने उनको ये कहा कि ये जांच है, जांच के अंदर हमारी स्पष्ट दृष्टि है, ये लोग दृष्टि को मतलब ये अपराधी है और ये अभियुक्त माने जाते हैं। अब आप इसकी जांच कीजिए, यदि ये निरपराध है तो इनको आप छोड़िए और अपराधी है तो इनको अंदर डालिए। ये हमने कहा है। हमने इस पे क्या किया, ये थोड़ी कह दिया हो गया, ये तो बिल्कुल हमारी जांच कंप्लीट हो गई है। अब तो पुलिस का काम है। वो कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार ही नहीं है, आप कहां से ऑडिट करने लगे? वो कह रहे रजिस्ट्रार का काम है। ये सर, ये मैडम इनका कहना बिल्कुल गलत है। एडॉक कमेटी का काम जिस तरीके से चुनाव कराना है उसके साथ साथ में जो भी कार्यवाही है वो करनी होगी, क्योंकि ये कार्यवाही समिति है तो उसको कार्य तो करने पड़े। कल किसी तो वहां पर क्या हमें वहां पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है? यदि हम वहां पर प्रतिनिधि भेजते तो उसका चुनाव गलत माना जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि हम वहां चुनाव नहीं कराए? वहां पे ये काम है, एडॉक कमेटी का काम है, बिल्कुल काम है। कौन से नियम के तहत लिखा हुआ है कि एडॉक कमेटी अपने डे बाय डे काम नहीं करेगी? हमने 19 नियमों के तहत काम किया है और हमने जो भी जांच है वो एक स्वतंत्र संस्था से करी, जिसका एडॉक कमेटी से भी कोई मतलब नहीं है, आरसी से भी कोई मतलब नहीं है। मैं सरकार वो संस्था ने जांच करके दिए और उसके अंदर दोषी पाए गए हैं। आप तो इनको ये पूछिए, आप मुझे बताएं क्या ये जांच गलत है या हमने जो काम किया वो गलत है, ये बता दीजिए आप। ठीक है, मैं यशवर्धन जी के पास में आऊंगी, लेकिन इससे पहले मिथिलेश जी आपके पास मैं रुक करती हूँ। आपका व्यू पॉइंट क्या है? आपने तमाम लोगों को सुन लिया जो पैनल में मौजूद है। देखिए, सबसे अहम बात है कि एक काजल की कोठरी है आरसीए। चाहे जो देश छोड़कर चले गए जो आरसीए के अध्यक्ष थे ललित जी, चाहे उसके बाद में और रहे हों, ये ऐसा अड्डा है कि हर किसी की नज़र है। कभी अभी जो धनंजय सिंह जी को बना दिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी के बेटे के मन में भी बुलबुले उठ रहे हैं कि मैं भी बन जाऊं। तो ये एक ऐसा अड्डा है कि इस पर बैठो और अपना काम करो। आपको पता होगा जो सुरेश मिश्रा भी शामिल हुए हैं, ललित जी ने क्या किया था उनके साथ बदसलूकी, कितने आईएएस उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, वही आरसीए के अध्यक्ष थे। तो आरसीए का नाता करप्शन से है। पावर जब मिलता है तो आदमी करप्ट होता है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के बाद एब्सोल्यूट करप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आरसीए की पटकथा है, आप देखिए चुनाव के टाइम जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं रामेश्वर डूडी, उनका पर्चा नहीं बनने दिया गया। और जो सबसे अहम बात है इस एडॉक कमेटी की बात है, उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि जो तीनों के ऊपर नाम लिया गया है, जिसमें रामपाल शर्मा, भवानी सिंह सामोता और भड़ाना, इनमें रामपाल शर्मा और भवानी सिंह सामोता तो 1 साल, रामपाल शर्मा तो कह रहे हैं कि हमने 1 साल काम किया है, वो तमाम टेंडर पहले के हैं, तमाम टेंडर पहले के हैं। तो जिस तरीके से जल जीवन मिशन में कहा जा रहा है कि संजय बढ़ाया है, यानी ये जो गलती करने वाले को नहीं पकड़ते, गलती करने वाले सहायकों के ऊपर आधार डाल देते हैं, ये एक नया रस्म शुरू हुआ है। ये जो जांच की एक नई प्रक्रिया पैदा हुई है जिस पर जनता शक कर रही है। भाई अगर आप आरसीए अध्यक्ष पर तो आप उठा रहे नहीं होंगे,
तो वो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा जेमिनी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, सबसे अहम बात है एफआईआर में नाम है, एफआईआर संजय बढ़ाया उनको पकड़ा। अरे भाई छोटी-छोटी मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? विकास सोमानी जी को जैक करना चाह रहे। विकास सोमानी जी, सवाल ये आया है मिथिलेश जेमिनी जी की तरफ से कि हमेशा यही होता आया है, छोटी मछलियों पर गाज गिर जाती है, लेकिन किसके निर्देशन पे ये सब घोटाला हो रहा था, इतना बड़ा करप्शन का खेल में खेला जा रहा था, उस पर से पर्दा कब उठेगा? मिथिलेश जेमिनी जी को ये पूछे कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें वैभव गहलोत जी का नाम है और परिवार दर्ज हुआ है। सुनिए, आप लगातार जो है लगातार अभी ज्योतिनगर थाने में परिवार दर्ज हुआ। वकील साहब, एफआईआर कट चुकी है। एफआईआर 224 नंबर की एफआईआर है, 224 नंबर की एफआईआर है और 8/8/2024 को 6:55 पे एफआईआर कटी है। मैं आपको ये न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 224 नंबर की एफआईआर 8 तारीख को कटी है और 6:55 पे 18:55 दे रखा रेलवे टाइम के अनुसार। उस वक्त तो एफआईआर कट चुकी है। एफआईआर कटने में आप बताएं कि एफआईआर दर्ज करने वाले जयदीप बियाणी और तीनों जो एडॉक कमेटी के जो मेंबर है, धर्मवीर जी भी उसमें परिवादी के रूप में अपना नाम दिया है और जो आरोपी बनाए गए वो आरोपी के बाद में वैभव गहलोत का नाम सबसे पहले आरसीए के अध्यक्ष के रूप में, और जो घोटाले लगातार है, चाहे वो हरदयाल कंस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे वो विनायक एंटरप्राइजेस का मामला हो, चाहे वो टाटा टीएल को छोड़ के और डीबी प्राइवेट लिमिटेड को देने का मामला हो। जो बात अभी कर रहे थे पहले कि पूर्व में जो ठेका था वो टाटा टीएल के पास ठेका था, उस ठेके को बदल के डीबी को दिया गया। इन्होंने बदल दिया। विकास सोमानी जी, हमारे पास जो जानकारी है वो 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप कह रहे हैं कि आरसीए के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम उसमें शामिल है, आप ये बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एफआईआर में नाम लिखा हुआ है, 3 के लोगों के खिलाफ दर्ज है कि एफआईआर में वर्णित है। एफआईआर का आप कॉपी पढ़ेंगे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एफआईआर को आप कॉपी को देखें, उसमें नाम दिया हुआ है। ये बात अलग है कि जो दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना जाता है, तो उनको जिनके साइन हस्ताक्षर होते हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस हो, जिनके पक्ष में एविडेंस होता है, क्योंकि धाराएं इसमें 409, 419 और 67 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र और धाराएं लगी हुई है। तो जिस सेक्शन के अंतर्गत मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इस आज वर्तमान में नया क्रिमिनल अमेंडमेंट लागू हो गया, लेकिन चूंकि ये घटनाएं पहले की है तो इसलिए पुरानी आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में उस पर यशवर्धन जी यहां पर साफ तौर पर विकास सोमानी जी कह रहे हैं कि आरसीए के पूर्व अध्यक्ष, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बेहतर तरीके से जानते होंगे आप, यानी कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीधे सीधे भ्रष्टाचार का उन पर भी आरोप लग रहा है। मैं न्यूज 18 के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार कॉरस्पोंडेंस के मामले में चाहे आप देखें कि आरसीए ने लगातार, खेल परिषद ने लगातार आरसीए से कॉरस्पोंडेंस किया था जब एमओयू खत्म हो रहा था, तब भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिए थे। और आज भी है कि अगर ये यशवर्धन जी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। आरोपी मानना लेकिन नाम देखिए पहली बात तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी कमेटी, जो कि एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट होता है कि जब तक परमानेंट कोई बॉडी नहीं आती तब तक आप डे टू डे एक्टिविटीज कीजिए। इनका मेन काम था 3 महीने में चुनाव करवाना, इन्होंने चुनाव के अलावा सारे काम कर दिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको रूलिंग बता रहा हूं, 3 ही लाइनों की रूलिंग है केवल, उसमें बात समझ में आ जाएगी। उसमें लिखा है, इट इज डायरेक्टेड दैट द एडहॉक कमिटी शैल ओनली लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट लेवल। केवल डे टू डे का काम करेंगे, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं बनाई है। एसोसिएशन शैल नॉट डू एनीथिंग विद रिगार्ड टू द इलेक्शन और एफिलिएशन ऑफ एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यानी इन्होंने हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से ऊपर जाके कर दिए। इनका काम था चुनाव करवाना, वो करवाया नहीं इन्होंने। इनका जो मेन ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ही नहीं, ये भाजपा कार्यालय में जब आप फिर क्यों ऑडिट करा एडहॉक कमेटी ने? बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। एडहॉक कमेटी कब आ गई आप बताइए? वैभव गहलोत ने, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप क्यों दोबारा जाते हैं दर्शकों से? आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाते हैं दर्शकों से? आप क्यों दोबारा जाते हैं? आप बोलने दीजिए ना मुझे, समय 28 आप मुझे बोलने दीजिए। आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। जब आप बोले थे मैं बोला भी। विकास सोमानी जी ने खुद ने इस्तीफा, देखिए विकास सोमानी जी जब आप बोल रहे थे तो यशवर्धन जी की तरफ से कुछ भी पिन नहीं किया गया। आप जब यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं तो उनको सुन लेते हैं, आपको मौका मिलेगा सर जवाब देने का। यशवर्धन जी कंटिन्यू करिए। तो ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी ने ऑडिट कर लिया, उस पर अधिकार नहीं था, अरे क्या है इसके पीछे की मंशा? खुल के बोलिए।
आप वो कोई भी कहानी बना के लिख दें और हम उस पर बात करने लग जाए। एडहॉक कमेटी का मतलब एक टेम्परेरी कमेटी जिसका काम था चुनाव करवाना, वो नहीं करवाए, उसके अलावा सारे काम करते रहे। फिर नियम 24 है स्पोर्ट्स एक्ट का, उसमें इस कमेटी को अगर कोई शक भी था तो सेक्रेटरी को शिकायत करते, सेक्रेटरी उसकी जांच करता, जांच करने के बाद में वो कॉम्पिटेंट जगह पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाता। ये जो पूरा ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सारे काम कर रहे हैं और जो इनको काम दिया गया वो कर नहीं रहे। उद्देश्य क्या है यशवर्धन जी? फिर ये पूरा राजनीतिक उद्देश्य है। बीजेपी के एमएलए इसके अभी एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूरा भाजपा कार्यालय में बैठ के इन्होंने 360 पन्नों का कुछ भी बना लिया, उसको हम कैसे मान लेंगे? अभी इसकी जांच होगी। लगातार आप देखो इसमें आरसीए में जो लगातार विकास जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आरसीए में बीजेपी की चल रही है खाली, ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है सारा राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वो क्लीन चिट को दे रहे हैं। ये 363 पेज की जो पूरी एक रिपोर्ट बना के दी है और लगातार ये आंकड़े आए, आप ताज्जुब करोगे कि 1,70,00,000 रुपए तो जो स्पॉन्सरशिप के पैसे आए थे उनका कहीं हवाला नहीं, लेखा जोखा नहीं है, पैसे कहां गए। आप घोटाले पे घोटाले, परत दर परत इसमें घोटाले खुलते जा रहे हैं। और जो भी अगर ये बात कहना चाहते हैं जवाब, और रही बात जो भी एक बार कहना चाह रहे हैं, एडहॉक कमेटी 28 मार्च को बनी, जब 22 फरवरी को एमओयू खत्म हो गया था खेल परिषद और आरसीए के बीच में, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था 27 में से 20 जो है लोग अविश्वास प्रस्ताव पहले विभा गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया था। एडहॉक कमेटी का जो 3 महीने का पीरियड था उसको एक्सटेंशन किया गया चुनाव कराने की। आप जब घोटाले कर रहे हैं, घोटालों की जांच हो रही है, तो जांच से आप इसको पॉलिटिकल रंग देना तो आप कांग्रेस चाह रही है, जबकि जांच का विषय यह है कि आपके एक घोटाले नहीं है, हरदयाल कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको आपने इनकी बात मैं एक ऐड कर दूं, कांग्रेस की क्या बात हो रही है? जब वैभव गहलोत जी को हटाया जा रहा था सबसे पहले साइन करने वाले कांग्रेस ही थे, उसमें सारे पदाधिकारी कमेटी का बिल्कुल बिल्कुल वही खेल परिषद के लोग थे। तो नहीं एडहॉक कमेटी का जो काम है वो कर रही है वो सब एक साथ बोलेंगे तो फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यशवर्धन जी आप कह रहे हैं कि भाई एडहॉक कमेटी का काम ही नहीं था ऑडिट करने का, लेकिन ठीक है ऑडिट कर लिया, एफआईआर भी हो गई। अगर आप लोग सच्चे हैं, दूध के धुले हैं, कुछ वैभव गहलोत ने नहीं किया तो डरना किस बात का? नहीं, हम किसी तरीके से नहीं डर रहे। कौन डर रहा है? हाँ। बिल्कुल कोई डर नहीं है किसी तरह का। हाँ। कहीं कोई डर नहीं है। हाँ। बात तो ये है कि ये डर रहे हैं 16 तारीख को चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई करेंगे और इनको लग रहा है कि एडहॉक कमेटी भंग नहीं हो जाए और दोबारा से पुरानी वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी रीइंस्टेट नहीं हो जाए, इसलिए उससे पहले 360-363 पन्नों का एक काल्पनिक दस्तावेज बनाकर थाने में दिया है ताकि धर्मेश जी आप पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर आप सब काम कर रहे हैं, आप अपने काम के दायरे से बाहर जाकर वो सारे काम कर रहे हैं जो आपके दायरे में आते ही नहीं है। धर्मवीर जी जवाब दीजिए। हमें जो है जांच का अधिकार था, हमारे जब हमने चार्ज लिया उस समय हमारे जो पेमेंट की कई पेंडेंसी बताई गई, तो हमने उसमें देखा कि कई ऐसी पेमेंट की पेंडेंसी है जो मतलब फर्जी कंपनियों को दी गई थी, तो उनको हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं। बीसीसीआई जब मुझे भेजा गया तो बीसीसीआई से मैंने बात की कि सर यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर जो है क्रिकेट एक्टिविटीज बंद पड़ी है और काफी पेमेंट क्यों पड़ा है, 40 करोड़ का लगभग कर्जा है। तब उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी पेंडेंसी है, जो भी आपके ड्यूज है वो हमें भेजिए और हम उनको क्लियर करेंगे। लेकिन जब हमने उनको जांचना शुरू किया, पेंडिंग जो भेजनी शुरू की, तब हमें पाया गया कई फर्जी कंपनियां हैं जिनको पेमेंट तो कुछ हजार के ऊपर जो हमने जांच कराई दोस्तों ने दोषी में क्या हमें एक्टिविटीज कराने का अधिकार नहीं है क्या? बताओ 20 सेकंड को कहने की शिकायत आ रही थी इसलिए ऑडिट किया है। 16 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। 16 तारीख को दूध का दूध पानी का हो जाएगा और उसके अलावा भी कोई भी जांच करवानी हो करवा लीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। विकास सोमानी जी अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आरपीएल आयोजन समिति के चेयरमैन रामपाल शर्मा कौन है? ये आपको पता होगा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त वो बीजेपी में है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तो फिर क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। अजीत पवार का एग्जाम्पल देते रहते हैं। देखिए मैं आपसे मनोराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी इस बात स्पष्ट रूप से बात कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार को का सहयोग करने वाला भ्रष्टाचारी का वो कहीं बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, अगर वो कहीं भी मान लो अगर दोषी पाया गया और इस तरह का लिप्त पाई गई और उसमें इन्वेस्टिगेशन में आता है तो जांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे कभी किसी प्रकार का संरक्षण जिस प्रकार से कांग्रेस करती आई है, बचाती आई है और एक के बाद एक घोटाले आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी तरह का अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा तो बताइए कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोपों के बीच में भंडार बनकर रह जाएगा या फिर जांच आपको लगता है कि वाकई आगे बढ़ेगी और एक्शन होगा? और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कोई भी सरकार रही हो, आरसीए में हमेशा होता रहा है, करप्शन फ्री कब हो पाएगा आरसीए और कैसे होगा? क्लोजिंग कमेंट सर जल्दी से। देखिए
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उपचुनाव आ रहे हैं, 6 उपचुनाव, तो कहीं न कहीं इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के आ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 16 तारीख को फैसला आएगा और एडहॉक कमेटी ने कहीं न कहीं ये चीजें जो किए, उससे पहले अशोक गहलोत का वो बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अगर जैसा खुद भी आए तो इन्वेस्टमेंट कर ले, जो अमित शाह के लिए जब इन्वेस्टमेंट समिट की थी, तो कहीं न कहीं जैसा और वैभव गहलोत के बीच में भी रिश्ते दरके हैं और उनकी परिणति ये एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट भी दरकती है। तो तमाम एंगल्स पर फिर विचार करना पड़ेगा, एक वन साइडेड नहीं हो सकता। यह आरसीए हमेशा ही रही है, ललित मोदी के जमाने में क्या होता था सबको पता है, तो ललित मोदी से ज्यादा बेटर थे वैभव गहलोत, ये कम बेटर थे। 200 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, उसमें आखिरकार किसके निर्देशन पर ये करप्शन हुआ, उस तक क्या हाथ पहुंचेंगे पुलिस के। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 के प्रहार में